डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में वाटर रिलेशन की ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आगे हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन, ट्रांसपिरेशन के टाइप और उनकी थ्योरीज। ट्रांसपिरेशन थ्योरीज में हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपिरेशन की 5 थ्योरीज होती हैं। उन थ्योरीज में से हम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल, शुगर स्टार्च कन्वर्जन हाइपोथेसिस, शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरीज, ये हम 3 थ्योरीज के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम ट्रांसपिरेशन की थ्योरी नंबर 4 एंड 5 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोर्थ जो थ्योरी है, फोर्थ थ्योरी का नाम है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म थ्योरी। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म थ्योरी जेलिक ने दी थी इन 1963 में। इनके हिसाब से ग्लाइकोलिक एसिड, द्वार कोशिका में ग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण होता है और ये ग्लाइकोलिक एसिड का बनना इन रंध्रों के खुलने के लिए इम्पॉर्टेंट प्रक्रम होता है या प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण CO2 की लो कंसंट्रेशन पर होता है, यानी जब CO2 की कंसंट्रेशन लो होती है तब ग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण होता है और ये ग्लाइकोलिक एसिड आगे चलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। मतलब इसी ग्लाइकोलिक एसिड से कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होती है और जब कार्बोहाइड्रेट बनेगा, हमको सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो होता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, उससे ओपी जो होता है वो इंक्रीज होगा, द्वार कोशिका के परासरण ताप में वृद्धि होती है और इसी के साथ साथ यह एटीपी के निर्माण में भी भाग लेता है, यानी ग्लाइकोलिक एसिड से कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन भी हो रही है और ओपी इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ साथ एटीपी के निर्माण में भी भाग लेता है और ये जो एटीपी बनेगी वो रंध्रों के खुलने हेतु आवश्यक होती है। इस तरीके से पहले क्या है कि इस प्रक्रिया में ग्लाइकोलेट एंड ग्लाइकोलेट शटल द्वारा ही एटीपी का निर्माण होता है। जो ये ग्लाइकोलेट बना, एटीपी जो बने, उस एटीपी से NADP का NADPH2O में कन्वर्जन हो जाता है और ये एटीपी द्वार कोशिकाओं के सक्रिय अवशोषण में भी काम आती है। इस तरीके से CO2 की कम कंसंट्रेशन के कारण ही रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को इस सिद्धांत द्वारा ग्लाइकोलिक मेटाबॉलिज्म द्वारा समझाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मतलब सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई। कुछ इसकी इन कमियों में से ये सिद्धांत पहली कमी है कि ये सिद्धांत CO2 की पूर्ण अनुपस्थिति में भी प्रकाश द्वारा रंध्रों के खुलने को नहीं समझा सकता। यानी जब CO2 की अनुपस्थिति होती है तो केवल प्रकाश द्वारा रंध्रों के खुलने को हम समझा नहीं सकते। और इसी तरीके से अलावे और मैसफील्ड के अनुसार प्रकाश फोटोफॉस्फोरेशन की अनुपस्थिति में CO2 की कम कंसंट्रेशन पर भी रंध्र खुल जाते हैं। अतः प्रकाश फोटोसिंथेसिस जो फोटोफॉस्फोरेशन की क्रिया है उसमें एटीपी रंध्र खुलने के लिए आवश्यक नहीं होती, जबकि ये पहले थ्योरी में ही बता रहे हैं कि यहाँ पर एटीपी बनता है और एटीपी रंध्र खुलने में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इनके हिसाब से फोटोफॉस्फोरेशन से निर्मित एटीपी रंध्र खुलने के लिए आवश्यक नहीं होते। एटीपी का रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायक, मतलब हम ये कहें कि एटीपी है इसलिए वो रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायता करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये काल्पनिक प्रक्रिया। इस सिद्धांत के अनुसार CO2 के अंधकार में जब नाइट हो जाती है, नाइट में CO2 के निष्कासन पर रंध्रों के खुलने का कोई भी मतलब रंध्रों के खुलने को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ट्रांसपिरेशन की जो फोर्थ ग्लाइकोलेट थ्योरी जो होती है, इसको भी इसकी कुछ इन कमियों के कारण इसको नहीं माना गया। फिफ्थ थ्योरी है पोटेशियम आयरन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल कंसेप्ट कंट्रोल थ्योरी।
ये सिद्धांत लेविट ने दिया था 1974 में और रेस्के ने इसका समर्थन किया। इस विधि के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार अधिचर्म की कोशिकाओं या सहायक कोशिकाओं में पोटेशियम आयनों का परिगमन द्वार कोशिका में निरंतर होता रहता है। मतलब इसमें पोटेशियम आयन थ्योरी क्या कंसेप्ट बता रही है कि गार्ड सेल से, यानी गार्ड सेल से निरंतर होता रहता है, यानी गार्ड सेल से सीधे पोटेशियम आयन जो होगा वो निकलता रहेगा। और पोटेशियम अधिचर्म की कोशिकाओं तथा सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम का परिगमन द्वार कोशिका में निरंतर होता रहता है, यानी H आयन जो होंगे वो बाहर आते जाएंगे गार्ड सेल से, एपिडर्मिस, गार्ड सेल से एपिडर्मिस में आएंगे, जबकि पोटेशियम आयन जो है वो एपिडर्मिस से गार्ड सेल के अंदर एंटर होते रहते हैं। इसको हम पोटेशियम आयन कंसेप्ट में पढ़ते हैं। और इसके अनुसार ये भी इन थ्योरी से हमको ये भी पता लगा कि रंध्रों के खुलने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु रंध्र के बंद होने में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। उस समय एटीपी की जरूरत ना होकर, एटीपी की मतलब आवश्यकता नहीं है, इस समय कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो होते हैं वो कार्य करते हैं। तो लाइट में क्या होता है, पोटेशियम आयन कंसेप्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टार्च जो होता है वो क्या होगा, वो तो विलुप्त हो गया। द्वार कोशिकाओं में से स्टार्च खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, ये मैलिक एसिड में रूपांतरित हो जाता है। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। सेकेंड में है इन गार्ड सेल मैलिक एसिड। अब जब गार्ड सेल में क्या होगा, जो ये मैलिक एसिड बना, इस मैलिक एसिड का वियोजन हो जाता है H आयन और मैलेट आयन में चेंज हो जाता है। इसके हिसाब से गार्ड सेल से H आयन निकलकर एपिडर्मिस की ओर आ जाते हैं, और ये वाले जो H आयन है और K आयन जो है वो एपिडर्मिस से गार्ड सेल में चला जाता है। इस तरीके से K आयन का संतुलन एनायन मैलेट के द्वारा हो जाता है, यानी K और K का संतुलन मैलेट से कि एक गया एक अंदर आ गया तो दोनों का संतुलन हो जाएगा। इसके हिसाब से H आयन की एंट्री H और K आयन का जो आवागमन है वो ये इनका विक्रय जो विनिमय जो होता है H आयन का जाना और H आयन का बाहर जाना और K आयन का अंदर आना एक सक्रिय प्रक्रिया है और इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। गार्ड सेल में रिक्तिकाओं में K तथा मैलेट आयन की सांद्रता बढ़ने से, जब अब गार्ड सेल के अंदर बाहर से K आयन भी आ गया, मैलेट आयन भी आ गया, तो गार्ड सेल का ओपी इंक्रीज हो जाता है और ओपी बढ़ते ही क्या होगा, गार्ड सेल अपने आसपास की सेल से उनमें पानी गार्ड सेल के अंदर एंटर हो जाता है, तो एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होती है, तो गार्ड सेल टर्जिट हो जाएंगी और टर्जिट होने के कारण स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाएगी। तो यानी K आयन के कारण पोटेशियम आयन कंसेप्ट थ्योरी ही बता रही है कि K का अंदर की ओर जाना और H आयन का बाहर की तरफ जाना, इन दोनों के कारण और जब K आयन और मैलेट आयन जो होता है उनका आपस में एक संतुलन हो जाता है। उस संतुलन के कारण जब K आयन अंदर गया तो मैलेट भी अंदर गया, तो K और मैलेट के बढ़ने से OP इंक्रीज होगा और OP इंक्रीज होने से एंडोऑस्मोसिस से क्या होगा, गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगी और उसके स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। दाब में क्या होता है, अंधेरे में द्वार कोशिकाओं तथा उपरंध्रीय जो जितने जो गार्ड सेल है सब स्टोमेटल कैविटी से, उसमें CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाती है। और CO2 की कंसंट्रेशन क्यों बढ़ गई, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस शून्य है, तो CO2 ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस परसेंटेज ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2 अंदर आया तो क्या होगा, CO2 की उपस्थिति में रंध्रों के बंद होने की क्रिया एब्सिसिक एसिड जो कि ग्रोथ इनहिबिटर है उसकी सहायता से प्रारंभ होती है। CO2 की उपस्थिति में रंध्र के बंद होने की क्रिया किससे होगी, ABA की प्रेजेंस में होती है। प्रेजेंस ऑफ ABA, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ABA परमिबिलिटी ऑफ गार्ड सेल, अब क्या होगा, उसकी परासरण, और जब एब्सिसिक एसिड जब अंदर की तरफ आ गया तो कोशिकाओं की पारगम्यता, जो गार्ड सेल की जो परमिबिलिटी होती है और उसका डिफ्यूजन से K का
ये दोनों जो एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वो उसकी सेल की परमेबिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं और डिफ्यूजन को। इससे क्या होगा, के आयन का अधिग्रहण अवरुद्ध हो जाता है। जो के आयन अंदर की तरफ आ रहा था वो जो होगा वो रुक जाएगा। इस कारण से जो के आयन अंदर की तरफ जा, अब के का स्थानांतरण वापस अधिचर्म कोशिकाओं से होता है। इस प्रकार से ABA उत्प्रेरित अम्लीकरण की प्रक्रिया के द्वारा द्वार कोशिका का पीएच कम हो जाता है। तो मतलब ये क्या करेगा, एक एसिडिफिकेशन की क्रिया कराते हैं, कैटालिटिक उत्प्रेरित अम्लीकरण की क्रिया के फलस्वरूप द्वार कोशिका का पीएच कम हो जाता है। किसके फलस्वरूप, इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर के कारण, ABA के कारण अम्लीकरण की क्रिया के फलस्वरूप द्वार कोशिका का पीएच लो हो जाता है। और जब पीएच लो होगी तो वापस क्या होगा, स्टार्च का संश्लेषण शुरू हो जाएगा। तो ओपी जो होगा, लो ओपी पे स्टार फॉर्मेशन होगा और लो ओपी के कारण वापस क्या होगा, इन गार्ड सेल से पानी बाहर की तरफ एक्सोस्मोसिस की क्रिया के द्वारा पानी बाहर की तरफ चला जाता है। इससे गार्ड सेल वापस फ्लैक्सिट हो जाती है और फ्लैक्सिट होने से स्टोमेटा की ओपनिंग जो थी, अब जो वहाँ स्टोमेटा क्लोज हो रहे थे, यहाँ पे स्टोमेटा वहाँ पे ओपन हुए थे, यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से अंधकार में एब्सिसिक एसिड के कारण ग्रोथ इनहिबिटर ने क्या करा, के आयन की वो अंदर नहीं जाने दिया, के आयन का वो वापस एपिडर्मिस की ओर चला गया। इसके कारण CO2 की कंसंट्रेशन पे भी, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, पीएच लो हो गई और लो पीएच होने के कारण क्या होगा, स्टार्च फॉर्मेशन वापस हुआ, ओपी बढ़ा, ओपी लो हुआ, ओपी लो होने से एक्सोस्मोसिस हुआ, फिर सेल फ्लैक्सिट हो गई, फ्लैक्सिट होने के कारण स्टोमेटा क्लोज हो गई। तो ये हमारी जो पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल कंट्रोल थ्योरी का डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि दिस इज A, B एंड C। A में A to C मूवमेंट ऑफ आयन ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मूवमेंट आयन का जो मूवमेंट कैसे A से लेके B एंड B से C कैसे होता है। A में प्रोटॉन रिलीज ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ पर ये आपका है क्लोरोप्लास्ट, इसका पीएच फॉल हो रहा है, गिर रहा है। उस समय क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग है जिसमें H आयन जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है और K आयन अंदर की तरफ आ रहा है। तो प्रोटॉन रिलीज ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग। सेकेंड, दिस इज सेकेंड स्टेप, इसमें पीएच रिमेन लो। यहाँ पर भी पीएच वैसे ही गिर रही थी और यहाँ तक भी सेकेंड स्टेज ऑफ ओपनिंग में भी पीएच लो होगी और लो में सिंथेसिस ऑफ मैलिक एसिड एंड GC। यहाँ पर क्या होगा, मैलिक एसिड का सिंथेसिस होगा और मैलिक एसिड गार्ड सेल में बनने लगेगा और उसी मैलिक एसिड का वापस हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस से वो मैलेट और H आयन में चेंज हो जाता है। दिस इज सेकेंड स्टेप ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। थर्ड स्टेप में क्या होता है, पीएच अब राइज करेगी, पीएच बढ़ेगी, यानी दोनों में क्लोरोप्लास्ट का पीएच यहाँ फॉल हो गया, ए में भी बी में भी फॉल हो गया। लेकिन ए में तो क्या हुआ था, प्रोटॉन रिलीज हुए थे H आयन में और सेकेंड में फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ मैलिक एसिड इनटू मैलेट एंड H आयन। थर्ड जो C जो हमारा डायग्राम है वो बताता है कि इसमें पीएच राइज हो जाती है, पीएच बढ़ती है। स्टोमेटल क्लोजर मूवमेंट एंड मैलिक एसिड एंड के आयन। स्टोमेटल क्लोजर मूवमेंट है ऑफ मैलेट आयन एंड H आयन और मूवमेंट ऑफ, इसमें मूवमेंट ऑफ मैलेट आयन और के आयन का मूवमेंट होता है और पीएच राइज होती है, पीएच बढ़ जाती है, उससे इसके कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो आज हमने ट्रांसप्रेशन की 5 थ्योरीज को कंप्लीट डिटेल में कंप्लीट किया, जिसमें से 3 थ्योरी हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और पार्ट स्टोमेटल थ्योरीज, ट्रांसमिशन थ्योरीज, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग की जो थ्योरीज हैं या फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा है, उसका 3 थ्योरीज को कंटिन्यू पहले किया था और आज हमने 2 थ्योरीज को कंप्लीट करके कंप्लीट थ्योरीज ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ ली। थैंक यू।